दक्ष ने चंद्रहास तलवार में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इंजेक्ट कर दिया। चंद्रहास तलवार का आकार 20 फीट लंबा हो गया। तलवार का वजन भी बढ़ चुका था, लेकिन दक्ष की तलवारबाजी तकनीक बेहद शानदार थी। उसने चंद्रहास तलवार को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया, जिससे तलवार के दायरे में आने वाले लुओश जाति के योद्धा गाजर मूली की तरह कटने लगे। लुओश जाति के वरिष्ठ योद्धाओं ने दक्ष से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन दक्ष की क्षमता उनकी उम्मीदों से भी अधिक थी, इसीलिए योजनाएं धरी की धरी रह गई। कम समय में अधिक से अधिक योद्धाओं को मारने के लिए दक्ष ने अपनी स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न योद्धा है। लुओश जाति के वरिष्ठ योद्धा चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने मौजूद योद्धा की क्षमता इस स्तर की हो सकती है। सुरक्षा सारिणी के 4 स्तर थे। दक्ष ने 3 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बचे एक स्तर पर शीर्ष योद्धा मौजूद थे। वो सभी बाहर आ गए। उनमें अधिकतर योद्धा अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठों के निर्देश का पालन करते हुए उन्हें 81 योद्धाओं के घेरे का निर्माण करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से वो दक्ष को रोक सकते हैं। दक्ष एक बार फिर 81 योद्धाओं से घिरा हुआ था। सभी की क्षमता उच्च स्तरीय थी, लेकिन इसके बावजूद दक्ष के चेहरे का भाव सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो सहजता से उन सभी को देख रहा था। दक्ष ने 3 निशान वाले पत्थर को निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल 3 निशान वाले पत्थर से प्रकाश की तेज किरणें निकली और चारों तरफ फैल गई। लुओश जाति का कोई भी योद्धा सामने की दिशा में देख पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। दक्ष ने स्पेस टोर की शक्तियों को भी सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से लुओश जाति का कोई भी योद्धा उस क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसके बाद दक्ष ने अपनी चंद्रहास तलवार उठाई और आगे बढ़ने लगा। उसने लुओश जाति के 10 से अधिक योद्धाओं को मार डाला। अचानक दक्ष ने महसूस किया कि 3 निशान वाले पत्थर से निकलने वाली आभा कमजोर हो रही है। दक्ष ने सामने की दिशा में देखा, जहां सफेद पोशाक में एक बुजुर्ग योद्धा मौजूद थे। लुओश जाति में उनकी स्थिति बेहद मजबूत थी। सुरंग की सुरक्षा का प्रभार उन्हीं के जिम्मे था। बुजुर्ग ने दक्ष को देखते हुए कहा, इतनी कम आयु में इतना शक्तिशाली, वाकई अद्भुत। दक्ष ने चंद्रहास तलवार की नोक को जमीन पर धंसा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी हथेली तकनीक भी बेहद मजबूत है। आपने मेरे सबसे मजबूत युद्धास्त्र से निकलने वाली प्रकाश की मजबूत किरणों को नष्ट कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें युद्ध तकनीक की भी अच्छी समझ है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में बुजुर्ग ने हथेली तकनीक का इस्तेमाल कर 3 निशान वाले पत्थर से निकलने वाली ऊर्जा को निरस्त कर दिया था। बुजुर्ग की गति इतनी तेज थी कि शायद ही किसी को इसका पता चलता, लेकिन दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति बेहद मजबूत थी, इसीलिए उसके लिए इसका पता लगाना अधिक कठिन नहीं था। बुजुर्ग ने कहा, मैंने 300 बरसों तक हथेली तकनीक का अभ्यास किया है, फिर भी मेरी हथेली तकनीक अब भी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है जितना कि अपेक्षित थी। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर इस बात का पता लगा लिया कि अब तक लुओश जाति के जितने भी योद्धा उसे मिले, उनमें वो सबसे अधिक प्रभावशाली और मजबूत थे। बुजुर्ग की निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी तलवारबाजी तकनीक बेहद शानदार है। दक्ष ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लुओश जाति के उस बुजुर्ग को आशंका हुई कि उनके सामने मौजूद मानव योद्धा उन्हें खत्म करने के लिए कोई रणनीति बना रहा है, इसीलिए उन्होंने फौरन दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष और उस बुजुर्ग के बीच की लड़ाई काफी तेज थी। दोनों एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे थे। दोनों योद्धाओं के बीच हथेली तकनीक और द्वंद्व युद्ध हुआ। दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति काफी तेज थी, इसलिए किसी ने भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे की लड़ाई के बाद बुजुर्ग योद्धा थक गए। दक्ष ने तलवार निकाली और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि लुओश जाति के उस बुजुर्ग योद्धा की तलवारबाजी तकनीक बेहद कमजोर थी, इसीलिए
वो दक्ष के हमलों का जवाब नहीं दे सके और उन्हें पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। तभी लुओश जाति के 12 योद्धाओं ने समूह बनाकर दक्ष पर हमला करने की योजना बनाई। वो सभी दबे पांव पीछे से दक्ष की ओर बढ़ने लगे। दक्ष ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और अगले ही पल उन सभी योद्धाओं पर घातक हमला शुरू कर दिया। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद सभी 12 योद्धा मारे गए। हालांकि इस दौरान लुओश जाति के योद्धाओं ने पवित्र फूल पर लगातार हमले किए, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। दक्ष की नजर जैसे ही पवित्र फूल पर पड़ी, उसने पवित्र फूल को वापस अपनी स्टोर अंगूठी में बुला लिया। बुजुर्ग योद्धा एक बार फिर दक्ष की ओर बढ़ा। अब तक उसके घाव भर चुके थे और वो पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहा था। उसने दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवक, यदि तुमने अपनी स्पेस स्टोर की शक्तियों का इस्तेमाल ना किया होता तो निश्चित रूप से तुम मर चुके होते। बुजुर्ग योद्धा अब दक्ष से दूरी बना रहे थे। उन्हें डर था कि स्पेस स्टोर की शक्ति का इस्तेमाल कर दक्ष उन्हें अपनी ओर खींच सकता है और तलवार से हमला कर उनकी हत्या करने में सक्षम हो सकता है। यह सच भी था। दक्ष अपना एक भी सेकंड बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। वो हर हाल में लुओश जाति के अधिक से अधिक योद्धाओं को मारना चाहता था, लेकिन वो बुजुर्ग दक्ष के लक्ष्य को पूरा करने से उसे रोक रहे थे। दक्ष के चेहरे पर क्रूरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को देखा और कहा, आप मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या आपको डर है कि मैं आपको मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी तलवारबाजी तकनीक मजबूत है तो निश्चित रूप से तुम मुझ पर हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करोगे। दक्ष मुस्कुराया, ठीक है, मैं तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या आप अब भी मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं? बुजुर्ग ने कहा, तो तुम स्पेस स्टोर की शक्तियों का इस्तेमाल कर मुझे अपने करीब खींचने और अपनी सहजता के मुताबिक युद्ध करने के लिए जबरदस्ती करोगे? दक्ष ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। दक्ष ने बुजुर्ग की सभी शर्तों में सहमति जताई। यह देखकर बुजुर्ग की आंखें फैल गई। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने मौजूद योद्धा वास्तव में उनकी इतनी शर्तों को मानने के बाद भी युद्ध के लिए तैयार है। दक्ष मुस्कुरा रहा था। लुओश जाति का वो बुजुर्ग योद्धा अनुभवी था, इसलिए उनके मन में दक्ष को लेकर कई आशंकाएं थी। उनका अनुमान था कि शायद दक्ष के पास कोई ना कोई ऐसी तकनीक है जिसके बल पर उसकी शर्तों के मुताबिक वो मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। दक्ष ने बुजुर्ग योद्धा के भाव पढ़ लिए। दक्ष ने कहा, आपके संशय को मैं दूर कर देता हूं और स्पष्टता से कह रहा हूं कि यदि आप युद्ध के लिए केवल हथेली तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। बुजुर्ग चौंक गया। हथेली तकनीक के मामले में वो बुजुर्ग लुओश जाति का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि मानव योद्धा उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखेगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम जितनी शर्तें रख रहे हो, क्या मरते दम तक तुम उनका पालन करने को तैयार हो? दक्ष ने कहा, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। अब उनके मन में शंका और बढ़ गई। वो सोचने लगे कि इतनी कम उम्र में वो युवक इतने आत्मविश्वास से अपनी बातें कह रहा है, शायद उसकी हथेली तकनीक भी शानदार हो। लुओश जाति के अन्य योद्धा दक्ष का उपहास कर रहे थे। वो पागल इंसान है, उसे पता नहीं है कि जिस योद्धा को वो चुनौती देने जा रहा है उनकी हथेली तकनीक कितनी मजबूत है। एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, हथेली तकनीक के मामले में वरिष्ठ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में गिने जाते हैं। इतनी कम आयु का युवक उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर रहा है, वो भी हथेली तकनीक का इस्तेमाल करने की शर्तों के साथ। लुओश जाति का एक योद्धा जो कि उन सभी से अधिक बुद्धिमान था, उसने गंभीरता पूर्वक कहा, उसने जितने आत्मविश्वास के साथ शर्तें रखी हैं उसे देखकर मुझे लगता है कि उसे कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। दक्ष ने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और हमले के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग योद्धा दक्ष के करीब आ गए। दक्ष और बुजुर्ग के बीच मुकाबला शुरू हो गया। शुरुआती मुकाबले में दक्ष ने दूसरे और तीसरे स्तर की हथेली तकनीक का प्रदर्शन किया ताकि बुजुर्ग को यह महसूस हो कि उसके सामने मौजूद मानव योद्धा की तलवारबाजी तकनीक बेहद कमजोर है।
लेकिन युद्ध के 1 घंटे बीतने के बाद दक्ष ने 6ठे स्तर की हथेली तकनीक का इस्तेमाल कर बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग योद्धा को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तो तुम 6ठे स्तर की हथेली तकनीक का अभ्यास पूरा कर चुके हो? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने 7वें स्तर की हथेली तकनीक का इस्तेमाल कर बुजुर्ग के सीने पर हमला कर दिया। आह! चीखते हुए बुजुर्ग पीछे गिर गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लुओश जाति के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक और हथेली तकनीक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को इतनी कम आयु का मानव योद्धा परास्त कर सकता है। अपने वरिष्ठ की मदद के लिए लुओश जाति के 4 योद्धा आगे बढ़े। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और उन सभी का सर कलम कर दिया। मैंने तलवार ना चलाने की शर्त केवल इनके साथ रखी थी, तुम्हारे साथ नहीं। दक्ष के सक्रामक रूप को देखकर वहां मौजूद अन्य योद्धाओं की आंखों में डर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सुरंग के प्रभारी होने के नाते बुजुर्ग ने अपने साथी योद्धाओं में जोश भरते हुए कहा, इसके पास स्पेस स्टोर की शक्ति है, इसीलिए इसकी हथेली तकनीक में अधिक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। चिंता मत करो, मैं इसे फौरन खत्म कर देता हूं। बुजुर्ग ने अपनी बातें पूरी की और दक्ष पर हमला कर दिया। बुजुर्ग की हथेली तकनीक 6ठे स्तर की ही थी, लेकिन वो अनुभवी थी, इसलिए दक्ष के कई हमलों को चकमा देने में न वो केवल कामयाब हुए बल्कि पलटवार करने में भी उन्होंने सफलता पाई। कई बार दक्ष को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लुओश जाति के योद्धा उत्सुकता से इस मुकाबले को देख रहे थे। एक योद्धा ने कहा, इससे पहले भी इंसानों से हमारा टकराव हो चुका है, लेकिन आज तक हमने इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। दूसरे ने कहा, सुरंग के प्रभारी को आज तक किसी भी मानव योद्धा से इतनी देर तक मुकाबला करते हुए हमने नहीं देखा था। कुछ ही झटकों में वो सभी की हत्या कर देते थे। हंस क्षेत्र के इस महामुकाबले को स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद योद्धा भी देख रहे थे। खासकर आयशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र के वरिष्ठ योद्धा ने जब दक्ष की हथेली तकनीक देखी तो वो चौंक गए। एक योद्धा ने कहा, इसकी युद्ध क्षमता कितनी मजबूत है। पहले इसने तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल किया, अब यह हथेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा शक्तिशाली योद्धा गौखुर क्षेत्र में कब आया? दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि इस बार गौखुर क्षेत्र से मैत्री संधि ना कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका वारिस कौरवनाथ भी शक्तिशाली है और लुओश जाति के सबसे अधिक योद्धाओं की उसने हत्या की है। पुरोहित की क्षमता तो अविश्वसनीय है। यदि उन दोनों का निशाना आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा होते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद फतेहाबाद के एक योद्धा ने कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फतेहाबाद और आयशाबाद के 2 वरिष्ठ योद्धाओं ने स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद गौखुर क्षेत्र के वरिष्ठ के पास पहुंचकर मैत्री प्रस्ताव दिया, लेकिन गौखुर क्षेत्र के वरिष्ठों ने मैत्री प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि हम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक फैसला लेंगे। हंस क्षेत्र में अब भी बुजुर्ग और दक्ष के बीच का मुकाबला तेज हो गया था। दोनों तरफ से पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा था। दक्ष के हमले से बुजुर्ग योद्धा 2 बार नीचे गिर गया। बुजुर्ग ने भी दक्ष को 3 बार नीचे गिरा दिया। लुओश जाति के योद्धा गौर से उस मुकाबले को देख रहे थे। दक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब तक दक्ष ने केवल 7वें स्तर की हथेली तकनीक का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसने अब 10वें स्तर की हथेली तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बार दक्ष की ताकत भयानक थी। 10वें स्तर की हथेली को देखकर लुओश जाति के बुजुर्ग योद्धा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम आयु में कोई मानव योद्धा अपनी हथेली तकनीक को 10वें स्तर तक विकसित कैसे कर सकता है। दक्ष ने दस्ताने का उपयोग करने का फैसला किया। 10वें स्तर की हथेली तकनीक के साथ साथ दस्ताने का उपयोग कर दक्ष यदि अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करता तो निश्चित रूप से लुओश जाति के योद्धा के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। दक्ष ने बिना देरी किए प्रभारी पर हमला कर दिया। प्रभारी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। बुजुर्ग के चेहरे का रंग पीला हो चुका था।
यह देखकर वहां मौजूद लुओश जाति के योद्धाओं में भगदड़ मच गई। कुछ योद्धा भागने में सफल रहे, कुछ सुरंग के अंदर चले गए और कुछ योद्धाओं को दक्ष ने पकड़कर मार डाला। एक खतरनाक योद्धा वहां पहुंचा है। उसने सुरंग के प्रभारी सहित लुओश जाति के कई योद्धाओं को मार डाला है। उसकी क्षमता बेहद मजबूत है। यदि उसे जल्द से जल्द निपटाया नहीं जाए तो वो लुओश जाति का सर्वनाश कर देगा। हाफता हुआ एक योद्धा लुओश जाति के निकटतम कबीले के पास पहुंचा। वो बुरी तरह से घायल था। कबीले के प्रमुख को उसके आने की सूचना मिल गई थी। कबीले के प्रमुख का नाम था भुवनेश। एक विशालकाय अजगर पर सवार होकर भुवनेश अपने कबीले के साथियों के साथ दक्ष की दिशा में बढ़ने लगा। दक्ष के करीब पहुंचते ही भुवनेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तुमने अब तक लुओश जाति को भारी क्षति पहुंचाई है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। भुवनेश की पीठ पर काले रंग का पंख लगा हुआ था। उसने अपने साथी योद्धाओं को युद्ध संरचना के गठन का निर्देश दिया। लुओश जाति के सबसे प्रभावी युद्ध संरचना 81 योद्धाओं का घेरा बनाकर दक्ष को घेरने की कोशिश की गई। सुरंग का प्रभारी अब भी घायल पड़ा हुआ था। वो भागने की स्थिति में नहीं था, इसलिए दक्ष ने लुओश जाति के अन्य योद्धाओं को मारने में अपना समूचा समय लगा दिया था। इतनी ही देर में भुवनेश वहां पहुंच गया। भुवनेश के साथी योद्धाओं ने एक बार फिर 81 योद्धाओं के घेरे का गठन कर लिया था। भुवनेश पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। लुओश जाति के कई वरिष्ठ योद्धाओं को भी दक्ष की उच्च क्षमता के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए वो इस युद्ध में दिलचस्पी ले रहे थे। भुवनेश ने कहा, कबीले की सबसे घातक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करो। सभी 81 योद्धा दक्ष की दिशा में बढ़ने लगे। सभी एक साथ कदम बढ़ा रहे थे। लुओश जाति के योद्धाओं के द्वारा निर्मित यह एक तरह का चक्रव्यूह था, जिससे निकलना किसी भी योद्धा के लिए चुनौतीपूर्ण था। दक्ष के चेहरे पर अब भी सहजता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दक्ष की दिशा में बढ़ रहे लुओश जाति के योद्धाओं को भी यह देखकर हैरानी हो रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह मानव योद्धा ऐसी विपरीत परिस्थिति में होने के बाद भी इतना सहज कैसे है। तभी एक घंटे की आवाज दक्ष के कानों में सुनाई पड़ी। आवाज से दक्ष ने उच्च स्तरीय आभा महसूस की। उसने फौरन स्पेस टूर की शक्तियों को सक्रिय किया और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी दौरान दक्ष के रथ से प्रकाश की तेज किरणें निकली और 81 योद्धाओं के घेरे को नष्ट कर दिया गया। प्रकाश की किरणों के हमले से कुल 25 योद्धा मारे गए। कबीले के जीवित योद्धाओं का मनोबल भी टूट गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। रथ की अद्भुत क्षमता को देखकर वो सभी हैरान थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक योद्धा ने पूछा, वो किस तरह के रथ पर सवार है? हाँ, वाकई रथ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें घातक हैं। इसने 81 योद्धाओं के घेरे को भी नष्ट कर दिया और एक ही हमले में 25 साथियों को मार डाला। दूसरे योद्धा ने कहा। भुवनेश भी हैरान था। उसने अपने साथियों से पीछे हटने को कहा और वो खुद ही दक्ष से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया। दक्ष ने अपने आध्यात्मिक शरीर को प्रकट किया और लुओश जाति के मरे हुए योद्धाओं के खून को बोतल में जमा करने को कहा। क्योंकि लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, इसलिए दक्ष लुओश जाति के योद्धाओं से मुकाबला करते करते ऊब चुका था। उसका लक्ष्य फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धा थे, जिन्हें मारकर दक्ष एक साथ ढेरों रक्त जमा कर सकता था। क्योंकि दक्ष को भी योग्यता दीवार के बारे में जानकारी मिली थी, इसीलिए सुरंग में जाना उसका मुख्य लक्ष्य था। दक्ष ने रथ की दिशा को सुरंग के मुहाने की दिशा में घुमा दिया। भुवनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना आसान नहीं है सुरंग में जाना। भुवनेश ने एक 10 फीट लंबा भाला दक्ष की दिशा में उछाल दिया। दक्ष बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्टे उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और स्पेस टूर की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भाले की दिशा बदल दी। घायल पड़े सुरंग प्रभारी के माथे से भाला टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दक्ष के आध्यात्मिक शरीर ने उसके रक्त को बोतल में इकट्ठा किया और वापस दक्ष के पास पहुंच गया।
तुम इन सभी योद्धाओं के सीने को निकालकर इस स्टोर अंगूठी में जमा करो। दक्ष ने अपने आध्यात्मिक शरीर को एक स्टोर अंगूठी देते हुए कहा। आध्यात्मिक शरीर ने भी दक्ष के निर्देशों का पालन किया और लुओश जाति के योद्धाओं के शवों के सीने को निकालकर स्टोर अंगूठी में रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भुवनेश हैरान था। दक्ष से कैसे निपटा जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फौरन अपने वरिष्ठों को दक्ष के बारे में सूचित किया और बताया कि वो कितना शक्तिशाली योद्धा है और वो मानव योद्धा सुरंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठों ने लुओश जाति के कई कबीले के प्रमुख को सुरंग की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। यहां तक कि अन्य क्षेत्रों में मौजूद योद्धाओं को भी दक्ष से निपटने के लिए भेजा गया। दक्ष सुरंग की दिशा में आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके सामने एक विशालकाय घंटा हिलता हुआ नजर आया। यह वही घंटा था जिसकी आवाज कुछ देर पहले दक्ष ने सुनी थी। उसकी आवाज इतनी प्रभावी थी कि दक्ष को स्पेस स्टोर की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा था। दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति बेहद मजबूत थी, इसलिए उसने आसानी से उस घंटे की क्षमता का पता लगा लिया। दक्ष यदि उस घंटे के प्रभाव से बचने के लिए सीधी लड़ाई लड़ता और उसे नष्ट करने की कोशिश करता तो इसके लिए दक्ष को काफी समय खर्च करना पड़ता। इसके अलावा सुरंग के मुख्य द्वार यानी मुहाने से पहले लुओश जाति के ढेरों योद्धा मौजूद थे, जिनसे मुकाबला करना दक्ष के लिए समय की बर्बादी की तरह था। ऐसे में दक्ष ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो गायब हो गए। लुओश जाति के योद्धा हैरान थे। जब तक वो कुछ सोचते, दक्ष सुरंग के मुख्य द्वार के पास प्रकट हो गया। गायब होने के दौरान दक्ष ने तकरीबन 2 दर्जन योद्धाओं का सर धड़ से अलग भी कर दिया और वो प्रतिक्रिया भी नहीं दे सके। असल में दक्ष गायब नहीं हुआ था, उसने अपनी उच्च गति का प्रदर्शन किया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि किसी भी योद्धा को दिखाई ही नहीं दिया। एक बार फिर घंटे की आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। दक्ष का समूचा शरीर कांप उठा। दक्ष ने पीछे मुड़कर उस घंटे को देखा और मन ही मन कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि स्पेस स्टोर की शक्ति होने के साथ साथ मेरी गति उच्च स्तरीय है, अन्यथा इस घंटे को चकमा देना असंभव था। यदि मैं इसके दायरे में आ जाता तो निश्चित रूप से मेरी मौत हो जाती। लुओश जाति के योद्धा चुपचाप दक्ष को सुरंग के करीब जाते हुए देखते रहे, यहां तक कि भुवनेश ने भी लंबी सांसें ली और कहा, अब राजकुमारी या लुओश राजा ही इसे रोक सकते हैं। जल्द से जल्द उन्हें सूचित करना होगा, अन्यथा ये सुरंग के रास्ते नदी में पहुंच जाएगा। दक्ष दिग्विजय की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जिस किसी पर उसकी नजर पड़ती, सभी के सभी उसकी चंद्रहस्त तलवार के निशाने पर होते। गोखुर क्षेत्र के सभी योद्धा प्रसन्न थे। हमारा पुरोहित उच्च क्षमता से संपन्न है, वो हर चुनौतियों का सामना करते हुए सुरंग के अंदर जाने में कामयाब रहा, एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, लुओश जाति के योद्धाओं को हमारे पुरोहित को रोकने का एक भी अवसर नहीं मिला, यहां तक कि शीर्ष योद्धाओं का समूह भी उसे रोक नहीं सका। फतेहाबाद और आयशाबाद सहित सभी क्षेत्रों के योद्धा हैरान थे। हंस क्षेत्र में चल रहे इस योग्यता अंक के युद्ध पर नरक क्षेत्र की भी नजर थी। हंस क्षेत्र में मौजूद सभी योद्धाओं में दक्ष सबसे अधिक चर्चित योद्धा था। हर तरफ उसकी महान क्षमता के प्रदर्शन की चर्चाएं हो रही थी। स्वाभाविक रूप से दक्ष उनकी नजरों में आ चुका था। नरक क्षेत्र के वरिष्ठों ने नहीं सोचा था कि स्वर्ग से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों का कोई भी युवा योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है। झुंझुनू के योद्धाओं के बीच भी विमर्श चल रहा था। एक योद्धा ने कहा, दक्ष ने जिस स्तर की क्षमता का प्रदर्शन किया है वो वास्तव में अद्भुत है। हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि दक्ष जैसा योद्धा कभी झुंझुनू में अभ्यास करता था। दूसरे योद्धा ने कहा, दक्ष की क्षमता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वो एक ही झटके में विद्रुप जैसे योद्धा को मार सकता था। दुर्भाग्य से दक्ष और महारानी के बीच अच्छा संबंध नहीं है, अन्यथा दक्ष इस समय झुंझुनू के लिए योग्यता अंक अर्जित कर रहा होता। एक युवक ने कहा। तभी दूसरे युवक ने कहा, यह सच है अफवाह ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि 800 साल पहले दोनों के बीच निकटतम रिश्ता हुआ करता था, फिर उन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। यदि दोनों साथ होते तो ये झुंझुनू की सबसे आदर्श जोड़ी मानी जाती। एक अन्य युवक ने कहा, यह सच्चाई भी है,
तो भी दूसरों के सामने इसका जिक्र मत करना। महारानी से संबंधित ऐसी चर्चा करना खुद की मौत को दावत देने की तरह है। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? झुंझुनू के योद्धाओं ने चुप्पी साध ली। वो जानते थे कि महारानी चिनाई और दक्ष के बीच कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे सभी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि दक्ष को झुंझुनू से निकाला गया। स्वर्ग क्षेत्र के बैरमपुरी क्षेत्र के मुख्य महल में क्षेत्र के सम्राट गंभीर दिख रहे थे। तभी एक महिला योद्धा ने राजमहल में प्रवेश किया और अभिवादन करते हुए कहा, महामहिम, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। बैरमपुरी क्षेत्र के मुख्य महल में इस समय सम्राट के साथ साथ शीर्ष योद्धा भी मौजूद थे। सभी उत्सुकतापूर्वक उस महिला को देखने लगे। वो दक्ष है। उसे चंद्र देवी द्वारा स्वर्ग क्षेत्र की दुनिया में लाया गया है। क्या? चंद्र देवी? वहां मौजूद सभी योद्धा चौंक गए, क्योंकि लंबे समय से चंद्र देवी गायब थी, इसीलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चंद्र देवी एक बार फिर प्रकट हो सकती हैं।